जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस तमाम हिंदी भाषी राज्यों के लोक सेवा आयोगों को समर्पित एक चैनल है और उसके अंतर्गत हम इस समय इस चैनल पर हम डेली करंट अफेयर डिस्कशन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देख रहे हैं और बिहार पीसीएस, आगामी बिहार पीसीएस जो 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए प्रभात सर की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो अभी हम करंट अफेयर देखते हैं। इस श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करते हैं। एक क्वेश्चन और उससे संबंधित सारे तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम टैकल करते हैं। ठीक, चलिए, प्रश्न हमारा क्या है। अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। ठीक, पेन कॉपी आप ले लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं लास्ट में साइड हट जाऊंगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अखिल भारतीय वार्षिक राष्ट्र मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन, तो कोई सम्मेलन होता है तो सबसे पहली बार जो महत्वपूर्ण होता है यह जानना कि यह उस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है। ठीक है, तो यह इस सम्मेलन का पहला संस्करण है। विषय क्या है, किसी सम्मेलन में कोई निश्चित विषय होता है। विषय क्या है इस सम्मेलन का, वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण इस सम्मेलन का थीम है या इस सम्मेलन का विषय है। कब आयोजित हुआ, 5 और 6 जनवरी को वर्ष 2023 में 5 और 6 जनवरी को अभी हाल ही में यह आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ, तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुआ। फिर जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल गया होगा कि राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन, तो हम देख लेते हैं कि इसमें प्रतिभाग किन्होंने किया। तो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई राज्य मंत्रियों ने इसमें प्रतिभाग किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसी टॉपिक के बारे में हम आगे देखते हैं। चलिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। कोई न प्रत्येक सम्मेलन प्रत्येक सम्मेलन प्रत्येक कार्यक्रम किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो उसी तरीके से इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह है राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से इंडिया एट 2047 और 5P विजन, 5P विजन के बारे में हम अभी आगे देख लेंगे। 5P विजन के लिए इनपुट इकट्ठा करना, क्योंकि जल राज्य सूची का विषय है। जल क्या है, राज्य सूची का विषय है। 3 सूचियां होती हैं, देख लेते हैं हम, यही लगे हाथ। 7वीं अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर दिया गया हुआ है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर दिया हुआ है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो पहले अगर हम संघ सूची की बात करें तो पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे, अब इसमें 100 हो गए हैं। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, ये यूनियन लिस्ट की है, अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें 61 है अभी, पहले इसमें कितने थे, 66 थे। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करें, ठीक है, समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें कितने सब्जेक्ट है, 52। अब इसमें जो 66 हुए, 66 जो पहले थे अब 61 हो गए स्टेट लिस्ट में, तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसमें से 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए। कहां पे, समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिए, जिसमें से एजुकेशन भी एक था। ठीक है, तो हल्का सा थोड़ा और जान लेते हैं। यूनियन लिस्ट पर संघ या सेंट्रल सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, स्टेट लिस्ट पे राज्य को, और जो समवर्ती सूची होती है वहां पे राज्य और स्टेट कुछ शर्तों के राज्य और सेंट्रल दोनों कुछ शर्तों के साथ वहां पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि जल किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। आप लोग विस्तार से अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। फिर जो दूसरा उद्देश्य है, राज्यों के साथ जुड़ाव और साझेदारी में सुझाव करना और जल शक्ति मंत्रालय की पहल और उनकी योजनाओं को साझा करना, इसका दूसरा उद्देश्य है। अभी यहाँ पे 5P विजन आया तो हम 5P के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से 5P में शामिल कौन सा है या कौन सा नहीं है। पहला जो P है, पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति,
दूसरा जो पी है पब्लिक फाइनेंसिंग, लोक वित्त। तीसरा पी पार्टनरशिप, साझेदारी। चौथा पी पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। और जो पांचवा पी है परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता के लिए प्रेरणा। ये 5P का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, इसी में स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे चलते हैं। इस सम्मेलन में क्या होगा, तो इस सम्मेलन में जल पर केंद्रित रखते हुए 5 विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। जल को केंद्रित रखते हुए 5 विषयों पर। अगर हम उन विषयों की बात करें तो जल की कमी, जल अधिशेष और पहाड़ी क्षेत्रों में जल सुरक्षा पर सत्र आयोजित किया जाएगा। अपशिष्ट जल या ग्रे जल, ध्यान रखिएगा, जो अगर कभी परीक्षा में पूछे कि ग्रे जल का संबंध किस प्रकार के जल से होता है, तो वह जल जिसमें अपशिष्ट अधिक होते हैं उन्हें हम ग्रे जल भी कहते हैं। तो ग्रे जल के पुनः उपयोग सहित जल के उपयोग दक्षता पर सत्र आयोजित होगा। जल शासन पर सत्र आयोजित होगा। जलवायु परिवर्तन, लचीला जल अवसंरचना पर सत्र आयोजित होगा। और जल की गुणवत्ता से संबंधित सत्र आयोजित होंगे। इन विषयों पर सत्र आयोजित होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस सम्मेलन का निष्कर्ष क्या होगा, कहां यह सम्मेलन खुद को देख रहा है, इसके परिणामों में ये कहां खुद को देख रहे हैं। तो ये जो वाटर विजन 2047 है, 2047 का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और देश में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस सम्मेलन का यह हासिल होगा, यह निष्कर्ष होगा। जल की समस्या कितनी है हम आप सब जानते हैं, इससे वाकिफ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण भी है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो वाटर विजन एट 2047 जो है, यह प्रधानमंत्री की भारत एट 2047 योजना का हिस्सा है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारे सामने प्रश्न है, हमारे पास है, प्रश्न यह है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया। 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया। अब हम इट राइट स्टेशन प्रमाणन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इसी में इस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल जाएगा। अगर हम देखें सबसे पहले कि किसे प्रदान किया गया, तो यह वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया। यहां जो 5 स्टार है, यह भी ध्यान रखिएगा, कितने स्टार प्रदान किए गए, 5 स्टार प्रदान किए गए। तो जब कोई पुरस्कार या कोई प्रमाणन प्राप्त हुआ तो वह किसी कार्य के लिए हुआ होगा निश्चित तौर पे। तो किस कार्य के लिए हुआ, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता से पूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए। जो कैंट स्टेशन है वहां पर रेलवे यात्रियों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो इस उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए प्रदान करने के लिए इसे 5 स्टार प्रमाणन दिया गया। आगे देख लेते हैं। इट राइट स्टेशन प्रमाणन किसका पहल है, किस पहल का हिस्सा है, तो यह इट राइट इंडिया पहल का हिस्सा है। प्रदानकर्ता कौन है इसका, FSSAI। FSSAI देख लेते हैं। FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये FSSAI का ये फुल फॉर्म है। इसने इसे प्रदान किया। किसे प्रदान किया जाता है, तो यह रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी को प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें 5 स्टार की तो हम बात कर लिए। अगर हम 4 स्टार की बात करें, 4 स्टार का मतलब क्या होता है, तो 4 स्टार का मतलब होता है कि यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन का संकेत यह 4 स्टार देता है। कि जो वहां पे जो स्टेशन के द्वारा जो उस स्टेशन पे जो आवश्यक चीजें होनी चाहिए कि उन्हें पूर्ण गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वो है अगर वहां पे, तो उसके लिए 4 स्टार दिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगर हम और बात करें कि और कौन से स्टेशन हैं देश में जो कि इट राइट स्टेशन प्रमाणन से पुरस्कृत हो चुके हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और मुंबई सेंट्रल रेलवे, ठीक। गुजरात का वडोदरा रेलवे स्टेशन और जो अंतिम हमारा है वह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इस प्रमाणन से पुरस्कृत हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की संभावना भी इसकी है, अन्य प्रश्नों की अपेक्षा इसकी संभावना थोड़ी अधिक है, ठीक है। प्रश्न क्या है, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है, ठीक। इसकी व्याख्या देखेंगे, इस व्याख्या के अंतर्गत हम तमाम तथ्यों को जानेंगे। सबसे पहली बात कि हम इसी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से के परिचय से आरंभ करते हैं। अगर हम इसका प्रारंभ देखें आरंभ कब हुआ, तो यह 2 अक्टूबर वर्ष 2018 में यह पहली बार आरंभ हुआ। किस राज्य में आरंभ हुआ, तो यह ओडिशा में आरंभ हुआ। तो यह जब योजना आरंभ हुआ तो निश्चित तौर पर किसी न किसी ग्रुप को लाभान्वित, किसी न किसी समूह को लाभान्वित करने के लिए हुआ होगा। तो किसके लिए हुआ, उन गरीब लोगों को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर नहीं किए जाते, मतलब जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन्हें मुफ्त या हम ये कहें निःशुल्क या कम शुल्क में जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिलता, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया गया है, उनके लिए ये है। अब हाल में जब 2018 की ये योजना है तो अभी क्यों प्रासंगिक हो गई, इसकी पुनर्घोषणा करी गई है जारी रखने के लिए। किसने करी, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड। कब करी, 3 जनवरी 2023 को करी। कब तक के लिए विस्तारित किया गया है, अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इसको विस्तारित किया गया है। अब अगर बात करी जाए, अच्छा ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी जरूरी बात है कि यह जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके अंतर्गत जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है खाद्यान्न प्रत्येक राज्य में, ठीक है, प्रत्येक राज्य में उपलब्ध कराया जा रहा है। और कोविड के दौरान जो निःशुल्क अन्न योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया था उसके अतिरिक्त ये है, ठीक है, उसके अतिरिक्त है। तो अब इस योजना के वित्त पोषण की बात हम देख लेते हैं। कौन इसका वित्त पोषण कौन वहन करेगा, वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा इसका वित्त पोषण वहन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम ओडिशा स्टेट के बारे में देख लेते हैं। तमाम परीक्षाओं में पूछा गया और बिहार की दृष्टि से तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ओडिशा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। इसके पहले ये जब बंगाल था तो 1911 में क्या होती है, घोषणा होती है कि 1912 में बिहार को अलग किया गया। इसकी घोषणा 1911 में हुई थी, ठीक है। 1912 में बिहार और प्लस ओडिशा को अलग किया गया, ठीक है। तो ये 1912 में बिहार बनता है और 1936 में बिहार से ओडिशा को अलग कर दिया गया। तो बिहार से ओडिशा एक स्वतंत्र राज्य कब बना, 1 अप्रैल 1936 को। और बंगाल से बिहार एक स्वतंत्र राज्य कब बना, तो 1912 में, ठीक। अब इसी कारण 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पे 2 नाम देखिए, पहले मैंने यहां पे उड़ीसा कहा, क्यों कहा, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इस कालक्रम में उसे ओडिशा ही कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि उस समय उसका नाम ओडिशा था।
ये वर्ष 2011 में उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके ओडिशा कह दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे ओडिशा लिखा है। अब हम उसे ओडिशा संबोधन कर रहे हैं। अब बात कर ले, अगर ओडिशा के राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल, तो गणेशी लाल जी हैं। और अगर हम ओडिशा की राजधानी की बात करें तो पहले कटक हुआ करता था, लेकिन 1949 में इसकी राजधानी भुवनेश्वर कर दिया गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा मैप के द्वारा हम ओडिशा को देख लेते हैं। तमाम मैप खोजा गया, ठीक है, हम लोग ढूंढ रहे थे जब मैप ना, तो ये ऊपर का हिस्सा कटा हुआ था, विकिपीडिया पर भी, ठीक है। तो ऐसा करने वालों, जो कश्मीर है ना वो हमारा है, ऐसा करने वालों थोड़ा वो हो जाओ, किसी दिन अपने जो है गृह मंत्री जी अगर उनका दिमाग खराब हुआ तो ये पाकिस्तान सब मिला लेंगे इंडिया में, ठीक है। तो अगर हम देखें ओडिशा, तो ये यहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल से इसकी समुद्री सीमा संपर्क करती है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये समुद्री सीमा, इस तट पे उड़ीसा जो तट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उत्कल तट, ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है, उत्कल तट इसको कहा जाता है, ठीक है। ये किन किन राज्यों को स्पर्श करता है, तो अपने उत्तर में यह झारखंड को करता है, नॉर्थ ईस्ट में अपने उत्तर पूर्व में ये वेस्ट बंगाल को करता है, अपने पश्चिम में यह छत्तीसगढ़ को करता है स्पर्श, और अपने दक्षिण में यह आंध्र प्रदेश को उड़ीसा स्पर्श करता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह प्रश्न है कि निजात अभियान का संबंध किससे है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये निजात अभियान क्या है और उससे संबंधित तमाम तथ्यों को देखेंगे। तो देखिए, जो निजात है वह नशीली दवाओं और अवैध शराब विरोधी अभियान है। नशीली दवाओं और अवैध शराब विरोधी अभियान है। किसके द्वारा यह चलाया गया था? छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा यह आरंभ किया गया था। अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है कि IACP ने, मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने, संस्थागत श्रेणी में अपराध निवारण के लिए इसको नेतृत्व के लिए चुना। ठीक है, अब ये IACP क्या है तो इसके बारे में विस्तार से हम थोड़ी बाद में जानेंगे, लेकिन हल्का सा भी जान लेते हैं कि ये क्या है। ये अमेरिका स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अमेरिका स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। चलिए आगे इस योजना के बारे में और देखते हैं। इसके पहले, ये तो अभी हाल ही में IACP ने चुना था, इसके पहले वर्ष 2022 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि गृह मंत्रालय का एक संगठन है, भारतीय गृह मंत्रालय का संगठन है, ने निजात अभियान को देश के 30 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुलिसिंग अभियानों में शामिल किया था। ठीक, अब हम निजात अभियान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो निजात अभियान का आरंभ छत्तीसगढ़ पुलिस में एक IPS अधिकारी हैं, संतोष कुमार सिंह जी, उनके नेतृत्व में हुआ था। किस कार्य के लिए हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? तो वहां पे ये जो कोरिया, राजनांदगांव और कोरबा, ये सब जो क्षेत्र है, वहां पर नशा और अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान था। ये अभियान चलाया गया था किनके नेतृत्व में? संतोष कुमार सिंह जी के नेतृत्व में, IPS अधिकारी हैं। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत किया गया कि जो शहर से गांव हैं, पूरे शहर, उस क्षेत्र में जितने भी कस्बे पड़े, जितने भी गांव पड़े, उन तक क्या किया? नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया गया, व्यापक जागरूकता अभियान। और उसके द्वारा किया गया, इस अभियान में किया गया, अवैध ड्रग्स हो गए, नशीले पदार्थ हो गए, शराब के अवैध व्यापार हो गए, इन सबको क्या किया गया? इन सबको समाप्त किया गया और इसकी तस्करी रोकी गई। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि निजात अभियान अपने उद्देश्यों में 100% सफल ही रहा। ठीक है, ये उससे संबंधित जानकारी थी। अब हम IACP के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। IACP के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। इसकी स्थापना मई 1893 में हुई थी। मई 1893 में हुई थी। यह पुलिस के लीडर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली पेशेवर संघ है। ठीक,
इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 170 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। और अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो लगभग 32,000 से अधिक सदस्य इसके हैं। 32,000 पर्सनल से अधिक इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलेक्जेंड्रिया, जो वर्जीनिया में पड़ता है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विचारशील, प्रगतिशील पुलिस नेतृत्व के माध्यम से सुरक्षित समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा किस किस राज्य से स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश से करती है, ठीक, मध्य प्रदेश से करती है, महाराष्ट्र से करती है, तेलंगाना से करती है, आंध्र प्रदेश से करती है, उड़ीसा से करती है, और ये झारखंड से करती है। याद रखिएगा, मैपिंग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन संचालन समिति की तीसरी बैठक कहां संपन्न हुई? ठीक, तो हम देखते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन संचालन समिति ये है क्या, और इससे संबंधित तमाम हम जानकारी देखते हैं। अगर हम इसके बैठक के संस्करण की बात करें तो यह तीसरी बैठक थी। प्रश्न में भी हमने देखा 4 जनवरी को संपन्न हुई। ठीक, कहां हुई? नई दिल्ली में संपन्न हुई। कहां? नई दिल्ली में संपन्न हुई। प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसकी अध्यक्षता किन्होंने करी? तो इसकी अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान जी ने करी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। चलिए आगे चलते हैं। इस सम्मेलन में, ये जो सम्मेलन हुआ संचालन समिति की, इसमें आखिर हुआ क्या? तो इसमें कौशल विकास प्रयासों में हुई प्रगति, कौशल विकास योजना जो प्रधानमंत्री जी का है, तो उस कौशल विकास के प्रयासों में हुई प्रगति और आगे के लिए रोड मैप पे चर्चा हुई। कितना प्रगति हुआ और हमें कहां तक जाना है, इस पर चर्चा हुई। तो भविष्य की योजनाएं भी निकली। रोड मैप मतलब भविष्य की योजनाएं। क्या है कि कौशल विकास योजनाओं का अभिसरण करना, ठीक है, कौशल अंतर विश्लेषण और कौशल मानचित्रण करना, भारतीय युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ना, उभरती प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से एक कौशल विकास से संबंधित एक पाठ्यक्रम का विकास करना, ये भविष्य की योजनाएं हैं, ये रोड मैप है। ठीक, आगे चलते हैं हम। ये देखिए नई दिल्ली में हुई, तो ये दिल्ली यहां पर है। ठीक है, दिल्ली यहां पर है। और ये देखिए दिल्ली की बॉर्डर किससे लगती है? तो ये हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से लगती है। दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, और ये उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की ये बॉर्डर, ये उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, और अब हम राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसका आरंभ देखें तो यह वर्ष 2015 में हुआ। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन संचालन समिति की तीसरी बैठक हुई। तो परीक्षा में इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकता है क्योंकि प्रासंगिक है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का जो आरंभ हुआ वह वर्ष 2015 में हुआ। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि देश में कौशल गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और सभी राज्यों में एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करना। ठीक है, एक संस्थागत ढांचा का निर्माण करना जिससे उनके सहयोग और मतलब विचार विमर्श किया जा सके, प्रत्येक मुद्दे पर विश्लेषण किया जा सके और उस पर विचार विमर्श किया जा सके। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था प्रति वर्ष 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका लक्ष्य था। ठीक है, इसकी मंत्रालय कौन है? किस मंत्रालय से ये योजना संबंधित है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से यह मिशन संबंधित है, यह योजना संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रिवीजन करिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और आज के लिए हम यहीं पे अपनी इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं। कल हम कुछ नए टॉपिक के साथ कल आपके सामने आएंगे, कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे और उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।